अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और रिकॉल करें, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन सिस्टम के दो तरह के होते हैं। एक होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, एक हम लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टडी की थी, एक हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टडी की थी। केमिकल कोऑर्डिनेशन किस वजह से होती है, इसमें इन्वॉल्व होता है एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जिसमें हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती हैं। किससे होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेंगे कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हमारे पास ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा हमारी ब्लड में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है या फिर हमारे पास किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी है, इस तरह के डिफरेंट जो भी जॉब्स हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इन फंक्शंस को रेगुलेट करना ज़रूरी होता है, यानी कि इनको कंट्रोल करना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। अब इनको रेगुलेट करने के लिए किसने अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, तो वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या करना होता है, इन्होंने यूज़ करने हैं केमिकल्स ताकि कम्युनिकेट कर सके हैं विद द इफेक्टर्स। ठीक है, अब ये बात की बात हो रही है, कोऑर्डिनेटर्स के बाद जब इफेक्टर्स की तरफ जाना होता है तो एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या करना होता है, केमिकल्स इन्होंने यूज़ करने होते हैं ताकि वो इफेक्टर्स से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, और इन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। हार्मोन होता है स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल, यानी कि जिस भी इफेक्टर है, जो भी पार्ट है इफेक्टर, उसका एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। मैसेंजर यानी कि जिसने क्या करना है, मैसेज ट्रांसफ़र करना है, जिसने इंफॉर्मेशन को लेके जाना है इफेक्टर्स की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या करना होता है, सिक्रीट करना होता है। ठीक है, वो इफेक्टर पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह के हार्मोन सिक्रीट करने हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं और इन्होंने क्या करना है, हार्मोन्स की सिक्रीशंस करनी होती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, फिर हार्मोन्स जाएंगे जो भी टारगेट ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, यानी कि जो इफेक्टर्स हैं, वहाँ पे हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है विद द इफेक्टर्स। जिस तरह से करेंगे, हार्मोन्स की सिक्रीशन से करेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसमें सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने डायग्राम में भी स्पेशल लेबल किया था कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप वापस जाके डायग्राम से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है उसके अंदर पी शेप्ड की तरह ये छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर इसने जो भी हार्मोन्स ज़्यादातर जो सिक्रीट करने होते हैं, जिसमें ट्रॉफिक हार्मोन्स आते हैं, उसने क्या करना होता है, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड से भी सिक्रीशंस करवानी होती है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इफेक्टर की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ हार्मोन्स इसने वो भी सिक्रीशंस उनकी भी करनी होती है जो डायरेक्टली उन पर्टिकुलर इफेक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैसेजेस और डायरेक्टली भी जा सकते हैं ये हार्मोन्स। अब इसमें हमारे पास दो लॉब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीरियर लॉब और एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब ने भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की प्रोडक्शन करनी होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ दो के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेन है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन की बात करें तो वो है सोमेटोट्रोपिन, जिसने क्या करना होता है, बॉडी की ग्रोथ करनी होती है, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन है।
अगर अब यहाँ पे आगे बताया हुआ है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में उस हार्मोन की नॉर्मल सिक्रेशन हो रही है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नॉर्मल होगी। लेकिन सपोज कि एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाती है तो इस केस में क्या होता है कि अगर तो हार्मोन की प्रोडक्शन हमारी ग्रोइंग एज में, तो ऑब्वियसली तब तो होनी चाहिए ना हार्मोन की सिक्रेशन, क्योंकि हमारी ग्रोइंग एज है तो इसका तो रोल ही बॉडी की ग्रोथ का है। लेकिन अगर ग्रोइंग एज में ही इस हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाए तो इस केस में क्या होता है कि ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म। जिनकी हाइट जरूर नॉर्मल से छोटी होती है उसमें उनका यही मसला होता है कि उनकी हार्मोन्स की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हुई होती, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस इसमें ये आता है कि अगर तो हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्रोइंग एज में ही हो रही है, यानी कि एक तो ये हमने फैक्टर पढ़ा कि है ही नहीं, मतलब कम हो गई है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ग्रोइंग एज में इसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, इसको हम कहेंगे जाइजेंटिज्म। जिनकी ओवर हाइट होती है या बहुत ज़्यादा टॉल और ओवर वेट होते हैं, जिनके अंदर ये एबनॉर्मेलिटी होती है, वो भी इस वजह से ही आती है कि उनके हार्मोन की सिक्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा हमारे पास फैक्टर ये आता है कि अगर तो हमारे पास हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो ग्रोइंग एज में नहीं हो रहा, ग्रोइंग एज के बाद भी वो हार्मोन्स की सिक्रेशन होती जा रही है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं या एक्सट्रीमिटीज़ होती है, बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ होती है, वो अकेले अकेले उन्होंने अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देना होता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह भी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्रोमेगली। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें हमारे पास उस पर्सन के क्या हो जाते हैं, लार्ज हैंड्स होते हैं, फीट होते हैं और जॉ बोन्स बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज के बाद भी ये हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है। इस वजह से ये हमारे पास पहला था सोमेटोट्रोफिन। दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट हार्मोन है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन इसका भी काम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने भी सिक्रीट करना होता है, जो कि सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, और इसने स्टिमुलेट करना होता है उसको कि वो हार्मोन्स की सिक्रीशन करे, ठीक है। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि इस हार्मोन ने क्या करना है, इससे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है कि वो फर्दर आगे अपने हार्मोन्स सिक्रीट करे। इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन्स आ जाते हैं इसमें, जो एंटीरियर लोब में जिन्होंने हार्मोन्स की सिक्रीशन करनी होती है, एक तो सोमेटोट्रोफिन है, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एक हम बाकी के जो हार्मोन्स आ जाते हैं उनका क्या काम होता है, उन्होंने रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करना होता है और साथ में कंट्रोल करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, तो इन्होंने उनको भी कंट्रोल करना होता है। अब हम लोग आते हैं पोस्टीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड के। इसमें भी हमारे पास इसने स्टोर करना होता है, सिक्रीट करने होते हैं दो हार्मोन्स। सबसे पहले इसमें आता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा आता है वेसोप्रेसिन। अच्छा, ये दोनों जो है वो हाइपोथैलेमस से ही प्रोड्यूस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये हार्मोन्स भी उधर से ही होंगे। वेसोप्रेसिन जो होता है ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले बात करते हैं वेसोप्रेसिन की, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इसने ये करना होता है कि नेफ्रॉन्स से इसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है, ठीक है। किडनी ने क्या करना होता है, किडनी ने यूरिन प्रोडक्शन करनी होती है ना, तो नेफ्रॉन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसने वेसोप्रेसिन ने क्या करना होता है, उस वाटर को उसकी रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है। अगर तो अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स है, ये देख लें कि अगर तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की अमाउंट कम है, बॉडी फ्लूइड्स में,
पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करना है, वेसोप्रेसिन को सिक्रीट करना है और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी नेफ्रॉन से, ठीक है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास वाटर कम है तो रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन से ज़्यादा होगी, वेसोप्रेसिन करेगा, ठीक है। इस वजह से फिर बॉडी रिटेन करेगा वाटर और यूरिन लेस अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स पे ही कम पानी प्रेजेंट था। दूसरा केस इसमें ये आता है कि अगर तो नॉर्मल वाटर से बॉडी फ्लूइड्स में पानी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि हार्मोन की सिक्रीशन जो ये होती है वेसोप्रेसिन की वो कम होगी, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन से कम होगी। और इसमें क्या होता है कि बार बार यूरिन पास करता है बॉडी से, और इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स कहते हैं। कभी आपने देखा हो कि आपकी फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसको यूरिन बहुत ज़्यादा उसके पास होता है, तो वो असल में रीज़न ही ये होती है कि हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी फ्लूइड्स में वाटर नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन। इसने क्या करना होता है, ये मदर्स के अंदर जब चाइल्ड बर्थ वो देती है, चाइल्ड की बर्थ करती है, तो उसके अंदर जो यूट्रस की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है वो ऑक्सीटोसिन ने करनी है। दूसरा ये है कि ब्रेस्ट से जब मिल्क की इजेक्शन हो रही होती है वो भी ऑक्सीटोसिन ने ही कंट्रोल करनी होती है, ठीक है। तो इस केस में भी इसी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही रोल होता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें, पहला हमारे पास था पिट्यूटरी ग्लैंड, अब दूसरा हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है। ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स से नीचे थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसने प्रोड्यूस करना होता है हार्मोन जिसे हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। अच्छा, इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर तो अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर तो पर्सन के अंदर उसकी डाइट में आयोडीन की क्वांटिटी कम वो इनटेक कर रहा है, इस केस में क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड पर्टिकुलर जो भी हार्मोन उसने प्रोड्यूस करना होता है, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना है ना, तो उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, जिस वजह से क्या होता है थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं गोइटर। जिनका नेक का रीजन कभी आपने देखा हो बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ हो, तो असल में उसे ही हम लोग गोइटर कहते हैं, ठीक है। नेट में बेशक आप सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन ने फूड की ब्रेक डाउन करनी होती है और एनर्जी रिलीज करनी होती है बॉडी के अंदर, यानी कि इसने ऑक्सीडेशन का रेट इसने बॉडी के अंदर करना होता है, ठीक है। फूड की ब्रेक डाउन करना इसने, और साथ में एनर्जी रिलीज करनी होती है बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प आउट करता है। अब इसकी भी हम लोग दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम होती है नॉर्मल से, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, और हार्ट बीट भी स्लो होती है, ठीक है, उसका रेट कम हो जाता है हार्ट बीट का। हाइपरथायरॉयडिज्म की में क्या होता है कि थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी आइंस ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बोन्स ने क्या करना होता है, ब्लड से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करती है। बोन्स जो होती है ना, उन्होंने ब्लड से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करनी होती है ना, ये उनका काम होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा बोन्स करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की मेंटेनेंस ज़रूरी है। लास्ट हमारे पास आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये कहाँ पे, ये 4 ग्लैंड्स होते हैं। पहली बात तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड की पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसने हार्मोन प्रोड्यूस करना है, पैराथॉर्मोन। इसने क्या करना होता है, पैराथॉर्मोन ने क्या करना है, ब्लड के अंदर कैल्शियम आइंस को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। अब इस केस में भी आप देख लें कि अगर तो हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, अंडरस्टूड सी बात है, ब्लड के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो जब बोन्स उससे वो फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगी तो वो क्या हो जाएगी, बोन्स ब्रिटल होना शुरू हो जाएगी।
ब्रिटल का मतलब ये होता है कि हार्ड होती हैं लेकिन वो ब्रेक कर जाती है ईजीली, ठीक है, इस तरह से होना शुरू हो जाती है क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स की इतनी ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई है। और वो क्यों हो रही है? वो इसलिए कि पैराथ हार्मोन का पहले से ही काम ये था कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को इंक्रीज करना होता है, लेकिन जब हार्मोन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है तो कैल्शियम आयंस तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा केस इसमें ये आता है कि अगर हार्मोन की प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी है, यानी कि इस हार्मोन की सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम लेवल जो ब्लड के अंदर होता है वो फॉल होना शुरू हो जाता है। उतना रिक्वायर्ड अमाउंट जो जितना बोन्स को चाहिए होता है उतना ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नहीं होता। इसी वजह से इसने क्या करना होता है, टेटनी कॉज करनी है। और टेटनी से क्या होता है, हमारे मसल्स की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो आज हमारा बस टॉपिक इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखे, हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन। Such glands have ducts for releasing their secretions, for example digestive glands, skin glands। कुछ हमारे पास ग्लैंड्स जो बहुत ज़्यादा बल्कि ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन होते हैं, यानी कि उन्होंने सिक्रीशंस करनी होती है। इधर से उनके डक्ट्स होते हैं कुछ, उधर से उन्होंने सिक्रीशंस करनी होती है, जिसमें एग्जांपल आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, स्किन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मेनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। Life activities such as cell division in invertebrates are also regulated by hormones. Hormones also control activities like migration in birds. Hormones have been identified even in unicellular organisms, यानी कि हर एक के अंदर different processes में hormones के different role बताया हुआ है, ठीक है, different organisms में। थायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। Calcitonin and parathormone complement each other and regulate the level of calcium ions in blood, ठीक है। इन दोनों ने आपस में काम करना होता है ताकि कैल्शियम आयंस ब्लड के अंदर कंट्रोल कर सके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, कि कौन से हार्मोन्स ने ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस को मेंटेन रखना होता है। टेटनी क्या होती है? टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट and ankle joints, muscle twitching, cramps and convulsions. It is due to the decreased blood calcium level which makes the nerves and muscles more excitable. ये किस वजह से होता है? टेटनी, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा जिसकी वजह से नर्व्स और मसल्स जो है एक्साइटेबल हो जाते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक आज बस इतना ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। अभी हमारे ग्लैंड्स कंप्लीट नहीं हुए, बाकी के हम लोग ग्लैंड्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होप सो आपको इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में समझ आ गई होगी। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर याद कीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछे, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करनी है सारे नोट्स तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।